दूसरे देशों में जो घरेलू हिंसा से संबंधित जो कानून हैं, उसमें क्या है कि यदि कोई घरेलू हिंसा होती है तो ऐसा नहीं है कि केवल महिला ही यहाँ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकती है। यदि पुरुष के साथ भी कोई घरेलू हिंसा होती है तो वो भी यहाँ पर घरेलू हिंसा अधिनियम जो भी उनका कानून है उसके अंतर्गत यहाँ पर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में घरेलू हिंसा यदि होती है तो उसके संबंध में महिलाओं के लिए ही कानून बने हैं और वो ही उसके अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकती हैं, लेकिन पुरुष यहाँ उन अधिनियमों के अंतर्गत शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है। और इसीलिए ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो उसके अगेंस्ट है ये। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष के बीच में विभेद किया जा रहा है, इतना बड़ा विभेद किया जा रहा है। इसीलिए ये कानून यहाँ पर क्या है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हैं। ऐसी चुनौती दी गई, एक PIL में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये चुनौती दी गई जो ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के पक्ष में बने हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, 498A IPC हो गई जो अब बदल के 85 BNS कर दी गई है। तो इनको चुनौती दी गई, इन कानूनों को चुनौती दी गई कि ये यहाँ इस तरीके का विभेद करते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हैं। और भी यहाँ पर कई तर्क दिए गए, ये एक मुख्य तर्क इसमें पेश किया गया था, और भी कई तर्क यहाँ दिए गए थे। तो ये पूरी कोशिश की गई थी इस PIL में ये दिखाने की कि इस तरीके के कानूनों का किस तरीके से बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसके संबंध में गाइडलाइंस यहाँ जारी करनी चाहिए, तो ऐसी मांग की गई थी। तो इस पिटीशन में और क्या क्या तर्क दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियाँ की, बहुत ही अहम टिप्पणियाँ की गई हैं, तो दोस्तों वो हम जान लेते हैं। तो पिटिशनर के जो काउंसिल थे उन्होंने ये तर्क उठाया कि भारत में जो घरेलू हिंसा के मामले होते हैं उसमें केवल महिलाएं ही शिकायत दर्ज करा सकती हैं, कोई पुरुष यहाँ शिकायत दर्ज नहीं करा सकता, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। अन्य देशों में स्त्री और पुरुष दोनों ही यहाँ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये तर्क पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज़ हो गई। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कठोर शब्दों में कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपना कानून ही बदल दें? हम अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, हमें दूसरे देशों के कानून का अनुसरण क्यों करना चाहिए? हम आखिर दूसरे देशों के कानून का अनुसरण क्यों करें? यदि दूसरे देशों को ज़रूरत है तो वो हमारे देश का कानून का अनुसरण कर लें। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट का यही कि मतलब कहना था कि अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। जो यहाँ विकसित देश हैं वहाँ महिलाओं को काफ़ी अधिकार हैं, वो स्त्री पुरुष की वहाँ पूरी समानता है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अभी भी जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं और उन्हीं को देखते हुए ये कानून बनाए गए थे और आज भी उनकी स्थिति में कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो यही जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो वो यही कहना चाहती है कि जो अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं हम उनका अनुसरण क्यों करें? उन्हें ज़रूरत है तो वो हमारा अनुसरण कर लें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो तर्क दे रहे हैं कि ये आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, उसका उल्लंघन है आप ये कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो अन्य लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, उनके लिए अलग तरीके के कानून बनाए जा सकते हैं। ये भारतीय संविधान में ही लिखा है। भारतीय संविधान का जो मूलभूत अधिकार का जो चैप्टर है उसमें ही ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। इसीलिए कोई भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं, बिल्कुल संवैधानिक ये प्रावधान हैं। तो याचिकाकर्ता ने आगे ये मांग की कि इस तरीके के तमाम झूठे मुकदमे इन ऐसे कानूनों के अंतर्गत दर्ज किए जा रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत है कि इसके संबंध में कुछ
महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मामला उसकी विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई जर्नल यहाँ निर्देश नहीं दिए जा सकते, क्योंकि प्रत्येक मामले के जो तथ्य होते हैं, उनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। उनके आधार पर उन्हें डिसाइड होना है, उनके आधार पर वो डिसाइड होनी चाहिए। मांगी गई राहतों पर असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति ने याचिकाकर्ता से ही सवाल कर दिया, क्या आप यह व्यापक दावा कर सकते हैं कि दहेज के कारण महिलाओं के शोषण का एक भी मामला सत्य नहीं है? तो जितने भी दहेज के मामले चल रहे हैं, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि इसमें कोई भी मामला यहाँ सत्य नहीं है, सब झूठे मामले हैं? ऐसा आप दावा कर सकते हैं? तो दहेज के जितने भी मामले चल रहे हैं उसमें से एक मामला भी यहाँ सत्य नहीं है, क्या आप ऐसा दावा कर सकते हैं? ये याचिकाकर्ता से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जहां पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध कोई प्रताड़िता की जाती है तो कानून को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो पुरुष के साथ और उसके घर वालों के साथ कोई प्रताड़िता हो रही है तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके संबंध में जो कानून है तो उसके अंतर्गत वो कार्रवाई करें। अगर महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो कानून उसकी भी मदद के लिए है, तो उनके लिए भी यहाँ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो लेकिन जो पुरुष हैं वो जो सभी के लिए जो कानून है उसके अंतर्गत यहाँ पर अपनी मदद, उन कानूनों की मदद ले सकते हैं। याचिकाकर्ता ने इस पिटीशन में NCBR के यहाँ पर आंकड़े भी दिए, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पेश किए गए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें देखने से साफ मना कर दिया। जो जिस तरीके के तर्क दिए गए थे इस पिटीशन में वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। तो अंत में क्या हुआ, जब पिटिशनर को जब दिख गया कि ये तो पूरी पिटीशन मेरी डिसमिस हो रही है, तो उसने एक प्रेयर की कि मैं अपनी इस पिटीशन को, इस PIL को वापस ले रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे ये अनुमति दी जाए कि मैं दोबारा एक बेटर पिटीशन, एक अच्छी पिटीशन तैयार करूं जिसमें बहुत सारे तथ्य व आंकड़े हों, उस पर मैं इस सब्जेक्ट पे और मेहनत करूं और दोबारा से पिटीशन दाखिल करूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। न्यायमूर्ति कांत ने सख्त शब्दों में कहा कि केवल कुछ मामलों के आधार पर इस मंच का, जो PIL के माध्यम से आपको सुविधा दी गई है, जो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, ऐसे प्रावधानों का दुरुपयोग ना करें। यदि आपके पास न्यायालय में बैठने का थोड़ा सा भी धैर्य है तो आप पाएंगे कि एक मामला ऐसा भी है जिसमें पति ने अपनी पत्नी का सिर काट दिया है। तो ऐसे तमाम मामले हैं, वो कह रहे हैं, या आप उनकी तरफ देखें तो जिसमें कि एक पति ने अपनी पत्नी का सिर काट दिया है, गोली मार दी है, ऐसे भी मामले हैं, आप उनकी तरफ तो देखें धैर्य रख के। तो ये सख्त टिप्पणी की। तो आप क्या चाहते हैं, आपने जो तर्क दिए कि जो दुरुपयोग हो रहा है कानून का, तो वो उनमें भी लागू किया जाए, तो आपके तर्क को यहाँ भी लागू किया जाए, ऐसी सख्त टिप्पणी की। और कहा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या आप भारतीय समाज को जानते हैं? आप जो कह रहे हैं, पहले आप ये तो सोचें कि आप क्या भारतीय समाज को जानते हैं कि उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है। आप चाहते हैं कि हम कानून को रद्द कर दें, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दोस्तों, ये जो पिटीशन थी ये दाखिल की गई थी, जो दहेज के संबंध में और घरेलू हिंसा के संबंध में जो झूठे मुकदमे पति और पति के घर वालों पे दर्ज कराए जाते हैं, उनके अगेंस्ट ये याचिका दर्ज की गई थी। इनको कड़ी चुनौती दी गई थी आर्टिकल 14 के आधार पर, जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि विधि सभी का समान संरक्षण करेगा। तो इस तरीके की बात करता है जो आर्टिकल 14, जो एक फंडामेंटल राइट है। तो इसके आधार पर चुनौती दी गई थी। लेकिन यहाँ पर ये भी तो देखना चाहिए कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, जो बात कर रहा है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यहाँ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं,
जिसके अंतर्गत विशेष कानून भी बनाए जा सकते हैं उनको सशक्त करने के लिए, तो ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं, ये भारतीय संविधान ही कह रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है, क्योंकि हम दूसरे देशों से कैसे तुलना कर सकते हैं, वो इतने ज़्यादा विकसित हो गए, वहाँ जो जेंडर इक्वलिटी है वो बहुत आगे है, लेकिन हमारे देश में अभी जेंडर इक्वलिटी बहुत पीछे है। तो उसे आगे बढ़ना है। जब इस तरीके की इक्वलिटी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये खुद ही समझेंगे और ये कानून अपने आप ही सुबह ही यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी इस तरीके की परिस्थिति नहीं आई है, जब आएंगी तो ये कानून ख़त्म होंगे। तो एकदम ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो जाए, जो टाइम लगेगा 20 साल, 25 साल, 30 साल, ठीक है, जो भी टाइम लगेगा उसके बाद ये ख़त्म होने की इनकी संभावना है, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है।